तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इन्वेंट्रीज क्या होती है, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है जी, कहते एज पर द AS2 डिफाइन इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड। इन्वेंट्रीज क्या होती है? एसेट हेल्ड फॉर द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? एक एसेट हेल्ड की गई है बिजनेस एंटरप्राइज द्वारा, किसके लिए? सेल करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, नंबर एक। नंबर दो, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। ठीक है जी, प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स को सेल करने के लिए हमारे पास क्या है? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कोई इन्वेंट एसेट पड़ी हुई है, एसेट पड़ी हुई है प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो क्या है? इन्वेंट्री है। पहले नंबर पे एसेट हेल्ड है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा, प्रोडक्शन के लिए एक एसेट हेल्ड की गई है, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आपको पता है एक रॉ मटेरियल है, उससे हमने फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है या फिर इन प्रोग्रेस में गुड्स है, वो क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस में एसेट हेल्ड है, देखा जाए तो उसके ऊपर पैसा लगा हुआ है। तीसरा क्या है? फॉर द कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस सप्लाईज कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर्स सर्विस इक्विपमेंट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, और जो क्या है डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं PPE की। ठीक है जी, मतलब क्या है? कुल मिला के इन्वेंट्री में तीन चीजें आती हैं। पहला, जो हमने हमारे पास एसेट हेल्ड है, एसेट हेल्ड की गई हुई है, और वो एसेट हमने हेल्ड किस लिए की गई है? हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए हमने रखी हुई है। ठीक है जी, उसको हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जैसे ट्रेडिंग कंसर्न होती है, सेल करने के लिए उसको अपने पास रखती है। ठीक है, तो वो मान लीजिए एट द एंड ऑफ द ईयर 100 पीस हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो 100 पीस क्या है? इन्वेंट्री है। नंबर दो, प्रोडक्शन के लिए हमारे पास एक एसेट हेल्ड है। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एसेट हेल्ड की गई है, मतलब इन्वेंट्री जो हेल्ड है हमारे पास इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस को बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, नंबर तीन, कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपको पता है कंज्यूमेबल्स, स्पेयर्स, रॉ मटेरियल्स, ये चीजें हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी, प्रोडक्शन के लिए हम ये चीजें सारी यूज करते हैं। ठीक है जी, इन द प्रोडक्शन हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कंज्यूमेबल, स्टोर, स्पेयर्स, ये सारी चीजें भी क्या है? एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास हेल्ड की गई हैं, वो क्या है? इन्वेंट्रीज का पार्ट होती हैं। ठीक है जी, ये तो आपको पता लग गया कि इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है। अब आगे बात करते हैं, फॉलोइंग आर द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS, मतलब इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें नहीं आती। नंबर एक, वर्क इन प्रोग्रेस राइजिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपको पता है जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो AS7 के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कवर होता है, AS7 के अंडर कवर होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं उनका जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ये प्रोसेस होता है, वो AS7 के अकॉर्डिंग होता है, ना कि इन्वेंट्रीज में आता है AS2 में। ठीक है जी, नंबर टू, वर्क इन प्रोग्रेस राइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस के केस में जो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब इन प्रोसेस में सर्विसेज है, कोई हमने सर्विस प्रोवाइड करी, उसका 60% पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, 40% रहता है, तो वो एसेट हेल्ड है, मतलब कंपनी ने पैसे लेने हैं, तो वो उसके साथ हमारा AS2 इन्वेंट्री डील नहीं करता है। ठीक है जी, ठीक है सर। नंबर तीन, हमने शेयर, डिबेंचर या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं एज ए स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी, स्टॉक इन ट्रेड पे, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर हमने कोई शेयर, डिबेंचर या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, उसके साथ भी भैया हमारा AS2 डील नहीं करता। इट शुड बी नोटेड दैट दीज आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ AS13, मतलब 13 किस लिए था? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन काउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग भी ये चीजें नहीं होती। ये जो आपको पता है इन्वेंट्रीज होती हैं, जो स्टॉक इन ट्रेड होता है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये कोस्ट और NRV विच एवर लेस पे रिकॉर्ड होती हैं। जनरली कोस्ट और कैजुअली, कोस्ट और FMV, NRV विच एवर लेस पे, फेयर वैल्यू विच एवर लेस पे रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है जी, नंबर चार, जो प्रोड्यूसर इन्वेंट्रीज है, जैसे कि लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चरल स्टॉक है, ठीक है जी, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल ऑयल्स हैं, ओर्स, गैस, टू द एक्सटेंट दैट they are measured at NRV in accordance with their well established practices in those industries। ठीक है जी, नेचुरल रिसोर्स की जैसे ऑयल है, गैस है, इनका जो इन्वेंट्रीज है, ये एट द एंड ऑफ द पीरियड उनकी इंडस्ट्री के जो वेल प्रैक्टिसेस हैं उनके अकॉर्डिंग ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है, AS2 के अकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है जी,
तो कुल मिला के क्या हुआ, अगर हम रिवर्स गियर में चले, कौन सी जो इन्वेंट्रीज है वो इन्वेंट्री पर वो AS2 के अकॉर्डिंग कवर नहीं होती, एक्सक्लूड होती है फ्रॉम द AS2। ठीक है जी, कौन कौन सी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ये सारे अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है। ठीक है जी। दूसरा जो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये क्या है, ये भी AS2 के अकॉर्डिंग, ना ही AS13 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होती है। ठीक है जी। नंबर 3 हमारे जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वर्क इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी हमारे AS2 में कवर नहीं होती। चौथी और लास्ट जो इनकम्प्लीट सर्विसेज हैं वो भी AS2 के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन नहीं होती उसकी। ठीक है जी। जो सर्विसेज एज एन एसेट हेल्ड की गई है एट द एंड ऑफ द पीरियड, AS2 के अकॉर्डिंग नहीं वैल्यू होती। आगे चलते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज की जो टाइप्स हैं ये किसके बेसिस पर होती हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस होती है। जो इन्वेंट्रीज की टाइप है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है। अगर हमारा जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो ट्रेडिंग कंसर्न है, या तो फिर देखिए ट्रेडिंग कंसर्न होगा या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा। अगर एक जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न में क्या क्या इन्वेंट्री होगी, कहते इन्वेंट्रीज कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स परचेज फॉर रीसेल इन देयर एग्जिस्टिंग फॉर्म। ट्रेडिंग कंसर्न यही करती है ना, एक हाथ से वो परचेज करती है, दूसरे हाथ से वो सेल कर देती है। ठीक है ना, उसके पास इन्वेंट्री कौन सी है, जो एज इट इज उसने खरीदी, एज इट इज उसने बेच दी, अब साल के एंड में जो भी उसके पास पड़ा हुआ है अनसोल्ड, दैट इज इन्वेंट्री। ठीक है जी। तो कहते हैं इट में ऑल्सो हैव एन इन्वेंट्रीज ऑफ सप्लाईज लाइक रैपिंग पेपर्स, कार्टन्स एंड स्टेशनरीज। ठीक है ना, उनके पास इसके साथ साथ वो पैकिंग करके मान लो वही गुड्स को एज इट इज बेच देते हैं, तो वो भी उसकी इन्वेंट्री का ही पार्ट होगा। ठीक है जी। उसमें जो गुड्स वो परचेज करते हैं एज इट इज सोल्ड कर देते हैं, उसके अलावा स्टेशनरीज, कार्टन्स, ठीक है, और रैपिंग पेपर जो होते हैं, पैकिंग पेपर जो होते हैं, वो सारा कुछ इन्वेंट्री का ही पार्ट होते हैं उनका। ठीक है जी, ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में आपने सुना होगा 3 तरीके की इन्वेंट्री होती है, मेनली 3 तरीके की इन्वेंट्री सुना होगा। नंबर 1 रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सी है, जो हमने एक इन्वेंट्री से दूसरी इन्वेंट्री में मतलब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मटेरियल खरीदा, दैट इज रॉ मटेरियल। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जो ना ही रॉ मटेरियल है ना ही फिनिश गुड्स है, उसके ऊपर कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग, कुछ लेबर, कुछ ओवरहेड से इनकर कर दिए हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बोल रहे हैं। तीसरी होती है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कौन सी होती हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको हम डिजायर्ड प्रोडक्ट था, जिसको हम बना के बेचने की सोच रहे थे। ठीक है जी, जो हमारा मेन बिजनेस है, जिसको हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं। ठीक है जी। चौथा और लास्ट होता है जी पार्ट्स एंड फैक्ट्री सप्लाईज। इसके अलावा कोई पार्ट्स हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज होते हैं, कोई स्पेयर्स है, ठीक है, तो वो क्या है, इन्वेंट्री का ही पार्ट है। ठीक है जी। अब कहते हैं जी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, ये तो हो गया जी एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस कितने टाइप की इन्वेंट्री होती है, ये हो गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उसको वैल्यूएशन कैसे करते हैं। कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने की हमने खरीदी, प्लस कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट टू देयर, जो हमने मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, या गुड्स खरीदी एज इट इज, मान लीजिए हम एज इट इज बना के बेचते हैं, एज इट इज सॉरी परचेज करके सेल कर देते हैं, बना के नहीं एज इट इज बेची जाती। ठीक है ना, परचेज करी, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करी, एक होता है फिर बेच दी, एक होता है परचेज करी एज इट इज सेल कर दी। ठीक है जी। अब क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, मान लीजिए कहते हैं हम लोग जो भी हमने एक्विजिशन के ऊपर खर्चा किया, प्लस उसको एसेट को लोकेशन पर पहुंचाने के लिए, जो खर्चा हुआ, मान लीजिए सप्लायर की दुकान से हमने खरीदी इन्वेंट्री, उसके लिए जो हमने पे किया, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें प्लस हो जाएगा जो इन्वेंट्री को सेलेबल पोजीशन पर, लोकेशन पर पहुंचाने के लिए जो खर्चा हुआ, सेलेबल पोजीशन तक पहुंचाने तक का जो खर्चा हुआ, वो भी इन्वेंट्री का पार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। प्रेजेंट लोकेशन तक पहुंचाने के लिए भी जो खर्चा होगा, वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का ही पार्ट हो जाएगा। प्लस कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है जी। कंडीशन कौन सी, कंडीशन है कॉस्ट इनकर टू कन्वर्ट द मटेरियल इनटू द फिनिश स्टॉक एंड कॉस्ट इनकर टू मेंटेन द इन्वेंट्री। मेंटेन द इन्वेंट्री मतलब स्टोरेज कॉस्ट जो होता है। ठीक है जी, स्टोरेज कॉस्ट जो होता है, वहां पर
वो मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा हो गया वो भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और सेलेबल पोजीशन पर पहुंचाने के लिए, कंडीशन पर पहुंचाने के लिए जो खर्चा हुआ, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चा हुआ वो सारा किसका पार्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का ही हिस्सा हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। अब कहते हैं जो इम्पैक्ट है इन्वेंट्री वेरिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या पड़ता है। कहते हैं बड़े ही शानदार तरीके से बताया गया है जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वेरिएशन का इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कैसे पड़ता है। कहते हैं अगर मान लीजिए अगर आप क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि आपको पता है कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है जी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस रिप्रेजेंट करने के लिए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखाने के लिए आपको इन्वेंट्री की फेयर वैल्यूएशन करनी होगी, इन्वेंट्री की फेयर वैल्यूएशन करनी होगी, जिससे क्या है एक ट्रू प्रॉफिट प्रेजेंट होगा टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी, ट्रू प्रॉफिट प्रेजेंट होगा। अब देखिए कहते हैं अगर मान लीजिए अगर आप क्या करते हो, अगर आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो हायर पे रिकॉर्ड कर देते हो, कहते हैं अगर आप हायर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कर देते हो, हायर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कर देते हो, जिससे क्या होगा आपका COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा। हायर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज लोअर द वैल्यू ऑफ COGS, लोअर द वैल्यू ऑफ COGS हायर द प्रॉफिट, ठीक है जी, हायर द प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। अगर आप क्या करते हो, लोअर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री करते हो, लोअर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री करते हो तो क्या हो जाएगा, हायर द वैल्यू ऑफ COGS, हायर द वैल्यू ऑफ COGS लोअर द प्रॉफिट, ठीक है जी, जितना COGS बढ़ेगा उतना प्रॉफिट घट जाएगा। मतलब क्या है, इंपैक्ट क्या होगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जितनी ज्यादा करेंगे हम लोग, जितनी ज्यादा करेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जितनी कम करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जितनी कम करेंगे उतना प्रॉफिट घट जाएगा, ठीक है जी, ठीक है सर। अब देखिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट समराइज वे में अगर आप क्रक्स बोलना चाहो तो क्या कहोगे, कहते हैं वी में प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस नॉट फॉर प्रोबेबल गेन। हम AS1 में अभी अभी क्या पढ़ के आए हैं, यही पढ़ के आए हैं ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम एंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं बट गेन के लिए नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए AS2 में भी आगे चला जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए AS2 के अकॉर्डिंग जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो किस तरीके से होती है। कहते अगर मान लीजिए NRV का मतलब क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अगर NRV जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से कम है, अगर NRV जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से कम है, ठीक है जी, फिर तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, फिर तो आप कहते हैं रिकॉर्ड करोगे टू रिड्यूस द रिपोर्टेड प्रॉफिट इन द एंटिसिपेटेड ऑफ लॉस। मतलब क्या है, आपकी NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लीजिए 100 रुपये है और कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 125 रुपये, तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे जी, तो आप रिकॉर्ड करोगे 100, आप 100 पे 100 पे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है जी, आप 100 रुपीज पे रिकॉर्ड करोगे। अगर NRV क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से कम है, मतलब क्या है 25 रुपये बिलो द कॉस्ट रिकॉर्ड कर दोगे, मतलब आप रिड्यूस कर दोगे रिपोर्टेड प्रॉफिट इन द एंटिसिपेशन ऑफ लॉसेस। हो सकता है आगे जाके मान लो स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए, पर नहीं, आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, हम आपको बताए AS1 के अकॉर्डिंग, आप सिंपल प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग क्या है प्रोवाइड कर सकते हो फॉर द एंटिसिपेशन ऑफ लॉसेस के लिए, ठीक है ना। इसलिए हम कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर पहला केस क्या था, अगर NRV लेस देन द कॉस्ट ऑफ एसेट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, तो क्या होगा, लीस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो जाएगा और लॉस प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा, अगर NRV ज़्यादा है, जैसे कि मैंने मान लीजिए लिया NRV कितना है 125 है, कॉस्ट कितना है 100 है, तो हम क्या करेंगे, गेन को इग्नोर कर देंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देंगे। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट इज इग्नोर्ड एंड द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट, इन्वेंट्री किस पे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। इन शॉर्ट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, याद रखिएगा, ठीक है जी। इसका मतलब है कहते हैं एबनॉर्मल गेन या लॉसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रेकर रेगुलरली। आपको पता है एबनॉर्मल लॉस होते ही वही हैं, एबनॉर्मल लॉस या गेन किसको बोलते हैं,
एबनॉर्मल लॉस या गेन उसको बोलते हैं जो कभी कभी हुए हैं, जो रेगुलरली होते हैं वो तो नॉर्मल लॉस हुए, उसका तो एंटीसिपेशन हम पहले ही लगा के चलते हैं, उसको तो हम पहले ही एंटीसिपेट करके चलते हैं, इसलिए तो हम उसको नॉर्मल बोल रहे हैं। एबनॉर्मल किसको बोल रहे हैं? जो रेगुलरली नहीं होते, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए जो एबनॉर्मल लॉस होते हैं उसको हम अलग से रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। फॉर ए मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ एन एंटरप्राइज परफॉर्मेंस द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू नो द अमाउंट ऑफ सच गेन और लॉस इंक्लूडेड इन द करंट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी। इसलिए कहते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉस इन द इन्वेंट्री कॉस्ट, इसलिए हम एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल कॉस्ट को कभी भी इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। These are shown in the profit and loss statement in such way that their impact on the current profit or loss can be perceived. इनका जो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होता है इनको हम इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, इनको इंपैक्ट देखा जा सके, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा पहला जो बिजनेस इन्वेंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग कंसर्न में और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कौन कौन सी इन्वेंट्री होती है, रिकॉर्ड किस पे की जाएगी इन्वेंट्री, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। इसका रीजन क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करके हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है जी। जैसे वी में प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस नॉट फॉर प्रोबेबल गेन्स, ठीक है जी। और जो एबनॉर्मल गेन या लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेपरेटली डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे चलते हैं जी, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। जैसे कि अभी अभी हमने बात करा, जो इन्वेंट्री मेजरमेंट होगी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे होगी। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात आती है एनआरवी का मतलब क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है, एनआरवी कैसे कंप्यूट होगी। एनआरवी इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। मान लीजिए मार्केट में कितने की बिक्री है, 100 रुपए की बिक्री है। अब उसको बेचने के लिए हम लोग कुछ खर्चा होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे टू गुड्स टू बी सोल्ड, गुड्स सोल्ड करने के लिए कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हमें करने पड़ेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन वो भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है जी। मतलब क्या हुआ, एनआरवी हम लोग किस तरीके से वैल्यूड करेंगे, एनआरवी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे नेट सेलिंग प्राइस, नेट रेजल्ट वैल्यू कैसे आएगी, नेट सेलिंग प्राइस जो होगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, इसमें से सेलिंग कॉस्ट, फिर माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है जी। सेलिंग कॉस्ट माइनस हो जाएगा और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। मान लीजिए आपकी इन्वेंट्री इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करने के लिए कितना और खर्चा होगा वो भी माइनस हो जाएगी, ठीक है जी। उसको आप कंपेयर करोगे कॉस्ट जो भी इनकर्ड हो चुकी है, जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, होने नहीं वाली, जो अभी तक आपका पैसा लग चुका है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, किस पे रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंट्री, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। एनआरवी कैसे आएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, प्रोडक्शन मत लिखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लीजिए, कंप्लीशन सॉरी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस हो जाएगा सेलिंग प्राइस में से, और क्या माइनस हो जाएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने के लिए जो खर्चा होगा, और इससे माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, वो क्या आ जाएगा, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी। कहते हैं जो हम लोअर लेते हैं कॉस्ट और एनआरवी किस व्यू पे होती है, नो एसेट शुड बी कैरिड एट ए वैल्यू इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू रियलाइजेबल बाय इट्स सेल और यूज, ठीक है ना। कोई भी एसेट हम लोग उसकी जो एक्चुअल उससे बेनिफिट होगा या होने वाला है, उससे ज्यादा वैल्यू पे कभी भी कोई भी एसेट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है ना। इसको हम फेयर वैल्यू बोलते हैं। कोई भी एसेट कभी भी किसी भी एएस के अकॉर्डिंग आप देख लोगे, उसकी जो बेनिफिशियल वैल्यू है, बेनिफिट्स जो रियलाइजेबल वैल्यू है, या फिर जो भी उससे इनकम डिराइव होनी है, अपना कोई भी बेनिफिट डिराइव होना है, उससे ज़्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है जी। ये फंडा हमेशा फॉलो होता है। अब कहते हैं जी इन्वेंट्रीज,
इन्वेंट्रीज आपकी रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये 3 इन्वेंट्री होती हैं। रॉ मटेरियल नॉर्मली किस पे रिकॉर्ड होगा, नॉर्मली कोस्ट पे रिकॉर्ड होगा, जो आपको पता है कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अगर कहते हैं फिनिश गुड्स आर सोल्ड और एट अबव कोस्ट, अगर फिनिश गुड्स जो है सोल्ड हो रहा है कोस्ट पे या अबव बिलो द कोस्ट, सॉरी अबव कोस्ट पे, फिर तो किस पे रिकॉर्ड होगा, एट कोस्ट पे रिकॉर्ड होगा रॉ मटेरियल, ठीक है जी। जो आपको पता है फंडा हमारा जो होता है कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, ठीक है जी। अगर हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज एट रिप्लेसमेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब अब यहाँ पे अगर अगर हमारी जो फिनिश गुड्स है वो सोल्ड हो रही है बिलो द कोस्ट, बिलो द कोस्ट, फिर वो रिप्लेसमेंट वैल्यू पे होगी। नॉर्मली किस पे रिकॉर्ड होती है, नॉर्मली यूजुअली कोस्ट पे रिकॉर्ड होती है, यूजुअली कोस्ट पे रिकॉर्ड होती है रॉ मटेरियल, ठीक है जी, याद रखिएगा। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की बात करते हैं, ठीक है जी। वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स जो है वही लोअर ऑफ कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड होते हैं। एनआरवी हम लोग बात कर चुके हैं, एनआरवी कैसे आता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, उसमें से माइनस हो जाते हैं जी सेलिंग एक्सपेंसेस, माइनस हो जाते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी कोस्ट, कोस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। कोस्ट में इंक्लूड हो सकता है जी कोस्ट ऑफ परचेज, गुड्स परचेज करने के लिए जो आपका खर्चा हुआ उसमें हम लोग प्लस क्या करते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चे इनकर होते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। इसके अलावा कोई और खर्चा होता है दैट इज अदर कॉस्ट, ठीक है जी। ये सारे खर्चे कॉस्ट में आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, उसका पार्ट हो जाएंगे कॉस्ट का, ठीक है जी। तो इन दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी कोस्ट और एनआरवी विच एवर लेस को हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के तौर पे कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया जी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल का। अब बात करते हैं कोस्ट। हमने 3 चीजें बोली, एक कॉस्ट ऑफ परचेज बोला, दूसरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, तीसरा अदर कॉस्ट, ठीक है जी। अब देखिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कहते हैं क्या इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज, जो भी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया उसका खर्चा, प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, प्लस अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है ना। मतलब सेलेबल कंडीशन में या सेलेबल पोजीशन में लोकेशन पर लाने के लिए जो भी खर्चा हुआ दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आपका इंक्लूड हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द गुड्स इन ए सेलेबल पोजीशन या लोकेशन और सेलेबल कंडीशन, ठीक है जी। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट हो गया। अब कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, मान लीजिए सबसे पहले हमने बोला कि कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस, मैंने सप्लायर से जाके रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट करी, प्लस कोई ड्यूटी या टैक्स है जो नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है, अदर देन दोज रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटी एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंडिचर टू द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर या मटेरियल, ठीक है जी। जो मटेरियल को एक्वायर करने के लिए हमने खर्चा किया है वो आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक, अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज। इसी तरीके का सप्लायर से कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है, सरकार से कोई सब्सिडी मिली है, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है, ठीक है जी, वो सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज में से, ठीक है जी। मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आ जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड जो भी पेमेंट करिए सप्लायर को, प्लस उसमें आ जाएगा कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है या फिर डायरेक्टली एक्सपेंसेस हैं जो परचेज करने के लिए हुए हैं, उसमें से माइनस हो जाएगा जी ट्रेड डिस्काउंट, माइनस हो जाएगा अगर कोई रिबेट है, माइनस कोई ड्यूटी ड्रॉबैक है, वो सब कुछ लेस हो जाएगा, ये आएगा कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा, ठीक है जी। बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, अब तो रट गया सर, ठीक है जी। तो रट गया तो बच्चों फिर तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है, और शेयर जरूर बनता है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे क्या है नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो आपको वो पहले मिले, ठीक है। और अपने प्लीज़ ये सभी कम्युनिटी के साथ, सभी स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे आपकी भी, जैसे मैंने आपकी मदद की है उससे मेरी भी मदद हो। हमारे जो और बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं और जो आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल सर ने हेल्प की है हमारे लिए, वो आगे और बच्चों को भी ये वीडियो मिल पाए, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बेनिफिट पहुंच सके।
ठीक है जी। तो नेक्स्ट है बच्चों कोस्ट ऑफ कन्वर्जन। कोस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या आ जाता है? कोस्ट ऑफ कन्वर्जन इंक्लूड्स कोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। ठीक है जी, जो डायरेक्टली रेट है प्रोडक्शन के साथ, जैसे कि लेबर है, दे ऑल्सो इंक्लूड्स ओवरहेड। देखिए ना, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए खर्चे हुए, दैट इज कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है जी। अब जो खर्चे होते हैं, आपको ओवरहेड्स आपको पता है वो फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। ठीक है जी। जो फिक्स ओवरहेड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं सिस्टमेटिकल बेसिस पर टू द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ओवर द नॉर्मल कैपेसिटी। ये चीज़ याद रखना, जब आपको अपने सम किए होंगे, अगर इसके आपको याद हैं तो आपको याद होगा, हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आते हैं जिसपे हम लोग जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेते हैं, फिक्स ओवरहेड लेते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी पर लेते हैं, ना कि एक्चुअल कैपेसिटी पर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल वर्किंग कैपेसिटी पे नहीं लेते, हम नॉर्मल कैपेसिटी पर जो है फिक्स ओवरहेड लेते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है? नॉर्मल कैपेसिटी क्या है? जो एक्सपेक्टेड है अचीव ऑन एन एवरेज बेसिस ओवर ए नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है जी। एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकता है? जो हम एक्चुअली हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एलोकेटेड टू द ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी इंक्रीज एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लो प्रोडक्शन और आइडल प्लांट। देखिए, बड़ी ही अच्छी चीज है यहाँ पर आपके लिए सीखने की। कहते हैं जो अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, हर एक यूनिट को हम लोग एलोकेट करते हैं, कहते हैं शुड नॉट बी इंक्रीज्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो प्रोडक्शन और आइडल प्लांट। अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए 10 लाख रुपए के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड थे, ठीक है, और नॉर्मल कैपेसिटी थी 1 लाख, तो 10 रुपये पर यूनिट हो गया आपका फिक्स ओवरहेड का रिकवरी रेट। अब मान लीजिए एक्चुअल प्रोडक्शन हुई आपकी किसकी? एक्चुअल प्रोडक्शन हुई आपकी 80,000 यूनिट। 1 लाख हमने सोची थी, हाँ ठीक है, 80,000 हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई। अब लो कैपेसिटी पे हमने प्रोडक्शन करी, अंडर प्लांट यूटिलाइजेशन हो गया ना, प्लांट यूटिलाइजेशन लोअर हो गया, तो 20,000 यूनिट हमने कम प्रोड्यूस करे, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख। अब 2 लाख रुपये क्या है? अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। तो क्या ये जो 20,000 यूनिट की कम कैपेसिटी पर हमने प्रोडक्शन करी है, क्या इसका बोझा 80,000 यूनिट को उठाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या होगा? अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स के नाम पे कॉस्टिंग P&L में डाल दिए जाएंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका मतलब है कॉस्ट पर यूनिट इन्फ्लेट नहीं होती, किसकी वजह से? आइडल कैपेसिटी की वजह से। ठीक है जी। अनएलोकेटेड ओवरहेड, जैसे कि मैंने आपको बोला, अंडर रिकवरी आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। ठीक है जी। इन द पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन, अगर एबनॉर्मली हो गया, नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा अगर हो गई, तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एलोकेटेड द ईच यूनिट प्रोडक्शन इज डिक्रीज सो दैट इन्वेंट्रीज आर नॉट मेजर्ड अबव कॉस्ट। ठीक है ना। तो मैं आपको सिंपल सी अगर बात करूं, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या हुआ? लेबर और ओवरहेड, लेबर ओवरहेड, लेबर ओवरहेड। ओवरहेड 2 तरीके की, फिक्स, वेरिएबल। वेरिएबल जो होगा एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, एक्चुअल प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसके एलोकेट होंगे ओवरहेड्स, और जो हमारा फिक्स ओवरहेड होगा, फिक्स ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा। अगर हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन बिलो द नॉर्मल है, फिर जो अंडर एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा? चार्ज टू द P&L हो जाएगा। अगर ओवर रिकवरी हुई, ओवर प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन एबनॉर्मल हुई है, मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा हुई है, तो फिर क्या होगा? जो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट निकाला जाएगा, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाएगा, वो टोटल एक्चुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा। मान लीजिए मैंने बोला नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख यूनिट की। नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख यूनिट की, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 1,20,000। जो एक्चुअल फिक्स ओवरहेड है डिवाइड बाय, हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड डिवाइड करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन, फिक्स ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी? 1,20,000 यूनिट्स। ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट डिफ्लेट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये क्यों? ऐसा क्यों भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव इसलिए हो रहा है, कभी भी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है कभी भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा नहीं जा सकती, ये भेदभाव इसलिए है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा। अब देखिए इन्वेंट्री कन्वर्जन कॉस्ट में मैंने आपको बताया ही,
फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर, ज्वाइंट कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड बता ही दिया, फिक्स होती है, वेरिएबल। वेरिएबल किस पर? एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस पर। और फिक्स नॉर्मल कैपेसिटी, नॉर्मली नॉर्मल कैपेसिटी पर, ठीक है, नॉर्मल कैपेसिटी पर। अगर ओवर द प्रोडक्शन ओवर हुई है नॉर्मल कैपेसिटी से, तो फिर जो भी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है उस पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। ज्वाइंट कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट क्या होती है? जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक सिमिलर रॉ मटेरियल से निकले तो उसके अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो भी खर्चा होता है उसको हम ज्वाइंट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है जी। ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट किस बेसिस पे करेंगे? सेल वैल्यू माइनस सेपरेशन, सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट पे जो भी है, ठीक है, और सेल वैल्यू एट कंप्लीशन, ठीक है जी। और बाय प्रोडक्ट के केस में, बाय प्रोडक्ट के केस में ज्वाइंट कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? मेजर्ड एट एनआरवी, एनआरवी के बेसिस पर। एनआरवी कैसे होगी? एनआरवी इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ, एनआरवी डिडक्ट कर दी जाएगी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ, किसकी एनआरवी? बाय प्रोडक्ट की, बाय प्रोडक्ट की जो एनआरवी है वो सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट में से, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखिए जो कॉस्ट फॉर्मूला यूज होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, कहते हैं मोस्टली इन्वेंट्रीज आर परचेज और मेड इन द डिफरेंट लॉट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझ लीजिए आपका ऑलमोस्ट सारा एएस हो चुका है, AS2 हो चुका है, ठीक है जी। अब ये लास्ट है, इसके बाद हम कुछ दो प्रैक्टिकल करेंगे जो आपका बिल्कुल विद इन 5 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से करना है, क्योंकि आपको पता है मैराथन में प्रैक्टिकल करवाना, सम सोल्व करवाना, जो बड़े एएस हैं जैसे कि AS16 है, ठीक है, जो ग्रुप 1 में अगर हम बात करें, ठीक है ना, AS16 है, AS आपका 12 है, 11 है, इस टाइप के ऑफ AS में तो हम प्रैक्टिकल जरूर करेंगे वहां पर, ठीक है। पर इतने छोटे AS में वो राइट डाउन करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड ऐसे मैराथन आपकी बहुत लेंथी चली जाएगी, आपको रिवीजन करना पर्पस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कॉस्ट फॉर्मूला कहते हैं मोस्टली जो इन्वेंट्रीज हैं परचेज और मेड होती हैं इन द डिफरेंट लॉट्स एंड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ ईच लॉट फ्रिक्वेंटली डिफर। अब कई बार क्या होता है हम अलग अलग लॉट्स में परचेज करते हैं, अलग अलग तरीके से परचेज करते हैं, समय पर परचेज करते हैं अलग अलग। तो कहते हैं इन सच सर्कमस्टांसेस में जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूनिट्स इन स्टॉक टू हैव कम फ्रॉम द पर्टिकुलर लॉट। हमें पर्टिकुलर लॉट से पहचानने की जरूरत होती है कि ये इन्वेंट्री कौन से लॉट से आई हुई है, ठीक है। दिस स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, अगर ये पॉसिबल है, अगर आप ये पता कर सकते हो कि ये जो इन्वेंट्री 100 यूनिट पड़े हैं, 80 यूनिट पड़े हैं, ये कौन से लॉट से आई हुई इन्वेंट्री है, फिर तो कहते हैं बेस्ट तरीका है जी, ठीक है जी, वेयर एवर पॉसिबल। तो फिर कहते हैं ये बेस्ट तरीका है, अगर आपको पता लग सकता है जो इन्वेंट्री पड़ी है ये कौन से लॉट में से आई हुई थी, फिर तो बेस्ट तरीका है जी। अदरवाइज फिर आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट में से, ठीक है जी, इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर हमें कॉस्ट फॉर्मूला आपको नहीं अगर लगा सकते, अगर आप ये पता नहीं लगा सकते कि इन्वेंट्री कौन से लॉट की पड़ी हुई है, तो फिर आपको फीफो, वेटेड एवरेज, ठीक है जी, अपना लिफो, इनमें से कोई भी मेथड यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फॉर्मूला लगा सकते हो। दिस फॉर्मूला शुड रिफ्लेक्ट द फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन टू द कॉस्ट इनकर। ये क्या है? फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट आ जाती है जी, ठीक है जी। अदर टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट मेजरमेंट क्या हो सकती है, कहते हैं जी अगर इंस्टेड ऑफ एक्चुअल द स्टैंडर्ड कॉस्ट मे बी टेकन एट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड फेयरली अप्रोक्सीमेट द एक्चुअल, सच स्टैंडर्ड for finished or partly finished units should be in the light of normal level of material consumption, labor efficiency and capacity utilization. The standards so set should be regularly reviewed and if necessary be revised to the reflect current situation. ठीक है जी। कहते हैं रिटेल बिजनेस में जहां पर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसैक्शंस होती हैं, ट्रेडेड होती हैं, वहां पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आइटम कहते हैं डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ट्रेडिंग कंसर्न जहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी गुड्स आती हैं डेली, बहुत सारी आइटम्स हैं, इतनी सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने जैसे कि अपने जो रिटेल स्टोर्स होते हैं वहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारी इन्वेंटरीज होती हैं, वहाँ पर इंडिविजुअली डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं वहाँ पर द यूनिट्स डील्ड बाय द रिटेलर हाउएवर आर यूजुअली सोल्ड फॉर द सिमिलर जीपी मार्जिन। वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली उन्होंने पकड़ा होता है कि हाँ 100 रुपये की चीज़ है 120 पे बेचनी है, सीधी से हिसाब है अपना, ठीक है, एक फेयर ग्रॉस मार्जिन पकड़ा हुआ है उन्होंने, ठीक है जी। तो कहते हैं इस
केस में कहते टू डिटरमाइन द कॉस्ट इन सच डिटेल मेथड यूज ऑफ द फैक्ट बाय दिस मेथड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय द रिड्यूसिंग द सेल वैल्यू ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक बाय द एप्रोप्रिएट मार्जिन ऑफ द जीपी। जीपी मार्जिन जो है उससे सब्ट्रैक्ट करके, मान लीजिए 100 रुपए की गुड्स थी, उसमें जीपी 20 रुपए था, तो आप क्या करोगे, सेल प्राइस जो भी है गुड्स का उसमें से माइनस कर दोगे इन्वेंट्री का जीपी, ठीक है जी, तो वो क्या देगा, आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा जी, ठीक है। तो आप उस पर रिकॉर्ड कर दोगे। आप अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है जहां पर इतनी सारे प्रोडक्ट हैं, इतनी सारी आइटम्स हैं, जहां पर इंडिविजुअली डिटरमाइन करना ही बड़ा इम्पॉसिबल टाइप है, तो वहां पर आप क्या करोगे, जो भी सेल प्राइस होगा उसमें जीपी मार्जिन सब्ट्रैक्ट करके कहानी निबेड़ दोगे, खत्म कर दोगे, ठीक है जी। और डिस्क्लोजर लास्ट में अब क्या देना है, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी क्या अडॉप्ट की गई है इन्वेंट्री पॉलिसी के लिए, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, वो बताना होगा। कॉस्ट फॉर्मूला क्या यूज किया गया है वो बताना होगा, और टोटल कैरिंग अमाउंट इन्वेंट्री की कितनी है वो बताना होगा, और इन्फॉर्मेशन बतानी होगी अबाउट द कैरिंग अमाउंट हेल्ड इन द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस इन दीज एसेट्स इन द यूजफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। अब कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री कौन कौन सी है जी, ये वाली है जी, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, स्टॉक इन ट्रेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, ठीक है जी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, लूज टूल्स एंड अदर स्पेसिफाइड नेचर की हैं जी, ठीक है जी। ये आपको डिस्क्लोजर देना है, ये आपको तो याद करना ही होगा। अब बच्चों आते हैं एक बहुत ही जो हमारे कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है जी। ये एक कंपनी है जो डील करती है 3 प्रोडक्ट के साथ, ए बी और सी के साथ, ठीक है जी, विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल, ठीक है जी, तीनों अलग अलग प्रोडक्ट हैं। क्लोजिंग के टाइम पे 2012-13 की हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी दी हुई है। आपको पता है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है वो ज्वाइंटली नहीं होती, इंडिविजुअली सेपरेटली होती है हर प्रोडक्ट की। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस के बेसिस पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। तो आंसर हम यहीं पर ही निकाल लेंगे। देखिए कॉस्ट दी हुई है इतनी, एनआरवी दी हुई है इतनी, तो अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस के बेसिस पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखिए कॉस्ट और एनआरवी का क्या आ जाएगा, लोअर। यहाँ पे कॉस्ट कितनी है 140, एनआरवी कितनी है 128, तो यहाँ पे 12 रुपये कॉस्ट जो है बिलो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है बिलो द कॉस्ट चली जाएगी, बिलो द कॉस्ट चली जाएगी, मतलब ये जो लॉस है वो चार्ज टू द P&L हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है 312 और 320 एनआरवी है, तो हम प्रोवाइड फॉर गेन नहीं जाएंगे, हम लोग किस पे रिकॉर्ड कर देंगे, 312 पे ही रिकॉर्ड कर देंगे। दूसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है 166, एनआरवी बहुत ज़्यादा है 240 है, तो अब भी हम प्रोवाइड फॉर गेन नहीं जाएंगे, 166 पे ही रिकॉर्ड कर देंगे। अब टोटल इन्वेंट्री हमारी आ जाएगी 128 प्लस 312 प्लस 166, तो ये बनता है 606, 606 रुपये इन्वेंट्री आ जाएगी जी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है जी। ये आ गया जी इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज पर द AS2। अब आते हैं जी एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है जी। कहते हैं यहाँ पर जो टोटल स्टॉक है ए लिमिटेड का 5 लाख रुपए का है, ठीक है, जिसमें से 31,000 रुपए की स्टॉकिंग जो है वो AS2 के अकॉर्डिंग नहीं हुई। 31,000 रुपए का स्टॉक ऐसा है जो AS2 के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है। कहते जी 3 प्रोडक्ट हैं P, S और T, ठीक है जी, इनकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतनी है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड इतना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड है, ये इनकर्ड होने हैं, ठीक है जी। आपको याद है मैं बड़ा हाईलाइट करके बोल रहा था, ठीक है जी। एनआरवी निकालने के लिए क्या था, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एनआरवी निकालने के लिए मैं आपको क्या बोल रहा था, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, उसमें से क्या माइनस होना था, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, एस्टिमेटेड जिसको आप सेलिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो, और दूसरा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है जी। तो ये आपका आ जाता था एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर प्रोडक्ट P, S और T 3 है जी,
इन तीनों की कोस्ट पहले हम निकालेंगे कोस्ट, ठीक है जी। पहले पी की बात करें, पी की कोस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इसके ऊपर खर्च कितना हो चुका है 10,000। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब खर्च हो चुका है, तो 10,000 प्लस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो कॉस्ट इनकर्ड कितनी हो गई है 12,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड, ये कल को फ्यूचर में होने हैं, तो इसको खर्च तो नहीं हुआ ना, हमने तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई है 10 और 2 12,000, तो प्रोडक्ट पी की कॉस्ट कितनी हो गई 12,000। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल एस का कितना है 5,000, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 0 हैं, तो 5,000 ही हो गया एस की वैल्यू। और तीसरा है टी, टी कितना है 12,000 प्लस 3,000 15,000। ठीक है जी। तीसरा है जी एनआरवी, एनआरवी कैसे आता था जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 15,000 माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। ठीक है जी, 15,000 माइनस 1,000 कितना हो जाएगा 14,000। और 4,500 माइनस 500 4,000। ठीक है जी। और थर्ड है 18,000 माइनस 2,000 दैट इज 16,000। और देखिए दोनों की दोनों किस पे आ जाएंगी, वैल्यूड होंगी लोअर ऑफ, इस पे कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है जी, कोस्ट कितनी है 12,000, एनआरवी कितनी है 14,000, तो लोअर ऑफ कितना आ जाएगा 12,000। और दूसरा 5,000 और एनआरवी कितनी है 4,000, तो कितने पे आ जाएगा 4,000 पे आ जाएगा। और 15,000 या 16,000 15,000 पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो कितना हो गया 15 और 4 19 और 2 21 और 10 वापस वो 31 पे ही आ गया। ठीक है जी, 31,000 की इस तरीके से वैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बच्चों हमारा AS2 था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा नंबर 1 इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री क्या होती है, जो हमने एसेट हेल्ड की गई है, एसेट हेल्ड की है किस लिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए, या फिर प्रोडक्शन करने के लिए कोई एसेट हेल्ड की गई है, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो इन्वेंट्री है, ठीक है, जैसे कि वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, या फिर कोई स्पेयर्स वगैरह है। अब देखिए उसके बाद हमने बात किया जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है कितने टाइप की हो सकती है, ये डिपेंड करता है एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है टाइप ऑफ इन्वेंट्री। अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो एक ही इन्वेंट्री होगी उनके पास, ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न है उनके पास जो गुड्स एज इट इज परचेज करते हैं एज इट इज सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है उनके पास स्टेशनरी हो सकती है, कार्टन हो सकते हैं, या फिर रैपिंग पेपर हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास इन्वेंट्री कैसी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, और उसके अलावा कोई स्पेयर्स या फिर अपना स्पेयर्स या फिर स्टोर्स वगैरह हैं, वो उनके पास इन्वेंट्री हो जाती है। ठीक है, अब जो इन्वेंट्री होती है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेस पर होती है। ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, वी मे प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस बट नॉट फॉर प्रोबेबल गेन के लिए हम जा सकते हैं, नॉट फॉर प्रोबेबल गेन के लिए। ठीक है जी, मतलब इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है, नॉर्मली कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे। रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल जो है वो नॉर्मली किस पे रिकॉर्ड होता है, कोस्ट पे। अगर जो उनका फाइनल प्रोडक्ट है कोस्ट या अबव कोस्ट पे है, सोल्ड हो रहा है कोस्ट या अबव कोस्ट पे, अदरवाइज अदरवाइज किस पे होगा वो, अदरवाइज आपका जो उनकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होगी उस पर रिकॉर्ड होगा। और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड होता है। एनआरवी क्या होता है, एनआरवी होती है आपकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी, अब देखिए जो कॉस्ट ऑफ परचेज होती है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो गुड्स है उसमें क्या क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आ जाता है, अदर कॉस्ट आ जाता है। अब कॉस्ट ऑफ परचेज में अगर आप बात करो कौन कौन से आएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का आ जाएगा, मटेरियल का एक्विजिशन प्लस
आपने कोई गुड्स को परचेज करने के लिए डायरेक्टली कॉस्ट इनकर करी है, प्लस उसके अलावा आपने कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे किए हैं, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, कोई रिफंड कोई एडजस्ट होने टैक्सेस वो लेस हो जाएंगे, या फिर एडजस्ट हो, या फिर आप कह सकते हो लेंगे ही नहीं उसको, रिफंडेबल टैक्सेस को एडजस्टेबल टैक्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। माइनस क्या हो जाएगा, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक्स है, रिबेट्स हैं या ट्रेड डिस्काउंट है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है जी। और जो कन्वर्जन कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट में दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक लेबर और एक ओवरहेड्स। लेबर और ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स ओवरहेड, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड जो इनकर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके, वेरिएबल ओवरहेड इनकर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। और जो फिक्स ओवरहेड होते हैं, अगर आपकी नॉर्मल कैपेसिटी पे चलते हैं तो नॉर्मली वो नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पर ही एब्जॉर्ब्ड होते हैं। अदरवाइज मान लीजिए आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आपकी प्रोडक्शन एक्चुअल हुई है, तो फिर क्या होगा, तो फिर एक्चुअल प्रोडक्शन पे जाएंगे, ठीक है जी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन हो गया। अब मेथड ऑफ इन्वेंट्री के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर आप स्पेसिफिक आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस लॉट में से आपको इन्वेंट्री आई हुई पड़ी हुई है, ये जो इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड पड़ी है, ये आपको साफ साफ पता है कि ये किस लॉट से आई हुई है, फिर तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे इन्वेंट्री की कॉस्ट। अब जब आपको पता ही नहीं है कि ये इन्वेंट्री कौन से लॉट से आई हुई है, पता नहीं कौन से रेट वाली इन्वेंट्री है, तो फिर क्या करोगे, तो फिर कोई भी मेथड जो आपका जो एप्रोप्रिएट मेथड आपको लगता है, फीफो लीफो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड में से जो आपका एप्रोप्रिएट सही मेथड है, उसको आप अप्लाई करके इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर लोगे, ठीक है जी। अब जो ट्रेडिंग कंसर्न होती है, जहां पर इन्वेंट्री जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, जहां पर बहुत सारी टाइप की इन्वेंट्री सेल परचेज की जाती है, तो वहां पर कहते हैं, वहां पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे की जाती है ट्रेडिंग कंसर्न में, वहां पर जो भी सेल प्राइस है माइनस कर दिया जाता है जो भी उनका मिक्स, जो भी मार्जिन फिक्स रखते हैं अपना जीपी का, ठीक है जी, वो आपकी क्या आ जाती है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ जाती है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं बड़ा मजा आया होगा आपको। एएस हमने कितने कैसे तरीके से शानदार जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा एएस विद इन 2 to 3 मिनट लास्ट में कवर कर दिया।